हम्म हम्म एक देखो इसमें टॉपिक है 3.3 सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ठीक है। चैप्टर थर्ड जो होगा, नीड फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़े उसको। यस सर। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की जरूरत क्यों होती है कि हार्डवेयर हमारा पुराना हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये हमारा जो है आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, नई इवोल्यूशंस आ रही है। ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, एरर करेक्शन के लिए, फीचर इन्हांसमेंट के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा, जो बना हुआ सॉफ्टवेयर है इसे रेगुलर टाइम इंटरवल पे मेंटेन करते रहना होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। टाइप्स के बारे में पढ़े हो। यस सर। क्या होता है करेक्टिव एडॉप्टिव मेंटेनेंस, क्या होता है। सर करेक्टिव मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बग्स आ रही हैं, तो फिर उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव मेंटेनेंस का यूज होता है सर। वो तो सब में वही होगा। करेक्टिव का मतलब क्या होता है। करेक्टिव का मतलब होता है जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, रिपेयर और रिप्लेस, ये करेक्शन के लिए होता है यूज। ठीक है। इस टाइप का मेंटेनेंस में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो होता है हमारा, अगर कुछ एरर दे रहा है और उसको कुछ करेक्ट करके, करेक्शंस करके, तो मॉडिफिकेशंस करके हम अगर उसकी परफॉर्मेंस को बैक कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, यहाँ पे रिपेयर या रिप्लेसमेंट ये दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं। एडॉप्टिव क्या होता है कि जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट परफॉर्म आफ्टर डिलीवरी टू कीप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजेबल इन चेंज और चेंजिंग इन्वायरमेंट। आपने इन्वायरमेंट चेंज कर दी है, तो नए इन्वायरमेंट में वो सॉफ्टवेयर चलेगा या नहीं चलेगा, वो उसको एडॉप्ट करता है या नहीं करता है, या उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एडॉप्टिव मेंटेनेंस इसलिए यूज होता है कि जब हम उसके इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट में हमारा सॉफ्टवेयर ओल्ड परफॉर्मेंस की तरह ही चलता रहे, उसमें कोई उसमें अनवांटेड एरर जनरेट नहीं हो। ठीक है, उसके बाद परफेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, परफेक्टिव क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर डिलीवरी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस और मेंटेबिलिटी। अब हमें सिस्टम को परफेक्ट बनाना है, डिलीवरी के बाद ये होता है, तो हमने सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस को हम थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, उसके होता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मतलब कोई एरर का चांस नहीं बने, ऐसा कुछ टेक्निक उसमें लगाते हैं, प्रिवेंट करना है सॉफ्टवेयर को अनवांटेड बग्स से। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर डिलीवरी टू डिटेक्ट एंड करेक्ट latent faults in the software product before they become effective faults। मतलब छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगा के रखते हैं, जैसे कि वायरस का अटैक हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो कुछ उसके अंदर एंटीवायरस प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करके रखेंगे, अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रिवेंशन आता है। देन इनहांसिव, अब इनहांस करना है क्या, उसमें अब नए नए फीचर्स लगा के, ठीक है, उससे इनहांस करना है। ठीक है, ये भी डिलीवरी के बाद होगा कि मान लो पहले वाले में 5 फीचर थे, आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, 2-3 नए फीचर्स उसके साथ आ रहा है, इसको बोलते हैं इनहांसिव मेंटेनेंस। अब देखो एक ग्राफ बना हुआ है मेंटेनेंस एफर्ट का। पाई चार्ट में देखो, करेक्टिव मेंटेनेंस 20% एफर्ट लेता है, इनहांसिव 13%, एडॉप्टिव 20%, परफेक्टिव 30% एंड प्रिवेंटिव 15%। तो ये इसको डिवीजन किया गया है कि किस में कितना एफर्ट हमारा लग रहा है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट डू मीन बाय सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मेंटेनेंस। क्लियर है। यस यस सर। सर।
उसके बाद आ जाओ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा टेस्टिंग का। टेस्टिंग कौन से ब्लॉक में? सेकंड में है ना? थर्ड में है? सेकंड ब्लॉक का थर्ड यूनिट है। सर स्क्रीन शेयर नहीं करोगे क्या? स्क्रीन मेरे पास जो है ना मोबाइल में ही है, ठीक है। आपके पास ब्लॉक नहीं है क्या? मैंने ग्रुप में ब्लॉक नहीं सेंड सर। किया था। ब्लॉक सर मेरे पास ग्रुप भी नहीं है, तो इफ anybody can share the link of the group, I'll be grateful. ये तो ओल्ड ग्रुप है जिसमें मैंने भेजा है, ठीक है। कोई नहीं, आप आपके पास मेरा नंबर है ना? Oh sir, sir, can you write it in the chat box please? एक मिनट, चैट बॉक्स लगता डिसेबल कर रखा है। टेस्टिंग सर जब हम कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट कुछ भी डेवलप करते हैं तो उसे टेस्ट करना पड़ता है और टाइम टू टाइम देखना पड़ता है कि वो काम कर रहा है सही से नहीं कर रहा है। तो टेस्टिंग हम डिलीवरी के बाद करेंगे या पहले करेंगे? पहले भी करते हैं सर, और बाद में भी सब करते पहले रहते हैं उसकी करेंगे। टेस्टिंग। तो बाद में तो मेंटेनेंस होता है ना वो उसके बाद जो है हम रेगुलर इंटरवल पे परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते रहते हैं। लेकिन जो मेजर टेस्टिंग होती है ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही कवर होता है, ठीक है। ओके सर। जो जो बाकी सारी टेक्निक्स आप नाम जानते हो, अल्फा टेस्ट, बीटा टेस्ट, ठीक है, या व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन से पहले होता है, ठीक है। टेस्टिंग का एक डेफिनेशन बताओ उज्जवल। सर टेस्टिंग नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा है? एसडीएलसी नो पढ़ा है? यस सर। एसडीएलसी में टेस्टिंग नहीं था? सर था लेकिन वो तो पिछले सेमेस्टर पढ़ा था, तो जब मतलब ज़्यादा कुछ याद नहीं है उसका अभी। बहुत बढ़िया टॉपिक है। वाइवा में जो है एक क्वेश्चन टेस्टिंग से पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए बढ़िया से इसको पढ़ो, ठीक है। ओके सर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए भी और आपके प्रोजेक्ट के वाइवा के लिए भी। देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी अनकवर एरर्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द सिस्टम। अगर सिस्टम में एरर है तभी तो निकलेगा ना। तो वी फाइंड द प्रेजेंस ऑफ एरर। अब देखो, होटल्स में होता है, होटल्स में एक शेफ होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है? जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स, यहाँ एक शेफ होता है, बड़ी मोटी सैलरी लेता है, पता है? यस सर। उसका काम क्या होता है? रियल जॉब क्या होता है? सर उसको यस विकास खाने को बोलो। चेक करता है। सर खाने को खाने को चेक करता है check जो हाँ, तो खाने को चेक करता है तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स वो देख के चलता है? इसमें क्वांटिटी अच्छी है कि नहीं है, इसमें कोई खराबी तो नहीं आ गई है। मतलब एज पर कस्टमर स्टैंडर्ड उसकी क्वालिटी हमारी डिग्रेड तो नहीं हो रही है, ठीक है। खाना देखो टेस्टी होगा, लेकिन क्या है, अगर वो हेल्थ हाइजीन के हिसाब से नहीं बना है तो वो रिजेक्ट कर देगा उसको, ठीक है। ये काम होता है ना उसका, यस सर। ठीक है। तो टेस्टिंग हमारा जो होता है, टेस्टिंग कोई भी प्रोसेस है, ठीक है, उसमें हमें टेस्टिंग करके ही चलना है। अब आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है, वो क्या करता है? उसके पास एक टेस्टर होता है। वो क्या करता है? टेस्टिंग करता है ना, लाइट आ रही है, यहाँ तक आ रही है, या कहाँ से शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, कि सीधा हाथ लगा देता है, ठीक है। तो पहले वो टेस्ट करेगा, देन फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा अपनी टेक्निक को। तो सॉफ्टवेयर आपने बना लिया, ठीक है, सॉफ्टवेयर आपका रेडी है, रेडी टू डिलीवर है, और आप बिना टेस्ट के वो जाके इम्प्लीमेंट कर देते हो, ठीक है। क्या होगा उसका फाइनल रिजल्ट, क्या होगा? हम्म बस एरर्स, और उसमें कुछ चले और दिक्कत आ गई तो फिर प्रॉब्लम उस समय सॉल्व थोड़ी ना कर पाएंगे, फिर कस्टमर नहीं ले हम्म पाएगा। नहीं तो क्या होगा? फेल्योर होगा ना। फिर उसकी सर वो, हाँ,
नहीं, आपने गाड़ी डिजाइन किया, एक जो है अब व्हीकल आपने डिजाइन किया 4 व्हीलर, और टेस्ट किया ही नहीं कि ब्रेक इसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या होगा? डिलीवर कर दिया, डिलीवर सर वो डिलीवर कर दिया जाके, डिलीवर कर दिया ना बंदे के पास, यस सर। तो डिलीवर करोगे तो फिर क्या होगा? वो हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा? फेल हो जाएगा सर, कंप्लेन करेगा, फिर कोर्ट में केस कर देगा। बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। यस सर। तो मतलब उतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है, तुमने सब कुछ किया, ठीक है, एनालिसिस की, डिजाइन किया, कोड किया, टेस्ट किया, सब कुछ किया, उसको अच्छा मॉडल बनाया, ठीक है, लेकिन बिना टेस्ट किए हुए उसको जो है आपने बाजार में उतार दिया, क्या होगा? ठीक है, पैसे मिलेंगे डेवलपमेंट के? नो सर, नहीं मिलेंगे। एक फ्लाईओवर बनाया इंजीनियर ने, सिविल इंजीनियर ने, और बिना टेस्टिंग उसको रन करा दिया, बोला अब ओके है, ठीक है, पैसे बचाने के कारण क्या किया उसने? टेस्टिंग उसकी प्रॉपरली नहीं की। सुनते हो ना कि फ्लाईओवर गिर गया, ठीक है, यस दूसरे सर। तीसरे दिन ही गिर गया। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है, जिसको बिना किए हुए हम इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ जंप नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करेगा? हमारी सारी मेहनत बेकार कर देगा, उल्टा जो है हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम की वीकनेस क्या है, ठीक है, टेस्टिंग हमारा ये भी फाइंड करता है कि सिस्टम हमारा कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, ठीक है। आप बाइक चलाते हो, बाइक चलाते ही होगे, यस सर। बाइक यस। स्कूटी कुछ कुछ तो चलाते ही होगे। कितने सीसी की गाड़ी चलाते हो? 150, नहीं सर, कमी है। 125, हम्म, 125, 150, हाँ, ठीक है। 125। कितनी स्पीड पकड़ता है वो मैक्सिमम? सर मिनिमम होता है सर 70 स्पीड है उसका। मैक्सिमम हाँ 70। 70, उसको 80 पे ले जाओगे तो क्या होगा? सर वो ज़्यादा स्पीड भाग जाएगी। भागेगी, सर गाड़ी उसका बैलेंस करेगा, पिस्टन पिस्टन खराब हो जाएगा सर। पिस्टन, लेकिन गाड़ी तो एक 125 सीसी की है। फिर वो सर वो उसका जो ब्रेक वो फेल हो जाएगा फिर। ब्रेक कैसे फेल हो जाएगा यार? ब्रेक दबाएगा तब तो ब्रेक फेल होगा, सर फिर ठीक इंजन है। को प्रेशर पड़ेगा। गाड़ी के इंजन में होगा वाइब्रेशन, सर आपकी आवाज़ बीच बीच में भाई, रुक जा रही है। गाड़ी गाड़ी के इंजन में वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा ना, ठीक है। तो जो इसका इंजीनियर होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, वो पीक एंड लोड टेस्ट करता है, गाड़ी को पीक पे ले जाता है, देखता है उसकी जो है परफॉर्मेंस उस टाइम कैसी रह रही है, ठीक है। तब वो जो है स्पेसिफिकेशन में ये बताता है कि ये स्पीड में गाड़ी की स्पीड स्मूथ चलेगी, ठीक है। और इससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा? गाड़ी की स्पीड, हमारी स्पीड तो रहेगी लेकिन हमारा इंजन धीरे 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 बैठना शुरू हो जाएगा, आवाज आना शुरू हो जाएगा, और 5-10 और स्पीड बैठाओगे तो गाड़ी क्या होगा? बंद हो जाएगी, लोड लेगा नहीं, ठीक है। इसको बोलते पीक एंड लोड टेस्ट। तो पहले इसको टेस्ट किया होगा तभी तो आपको बताते हैं ना कि इतनी स्पीड से ज्यादा लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो, तो किसी भी प्रोडक्ट को हम इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या करेंगे? उसको टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग से क्या होगा? हमारा 100% एरर अनकवर होगा, ठीक है, और उन एरर्स को हम हैंडल करेंगे, देन उसको रिमूव करेंगे उस सॉफ्टवेयर के अंदर। ऐसा नहीं कि केवल खोज के छोड़ देंगे, ठीक है, उसको हमें वहां से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हम फिर से उसको एक बार इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे टोटल ओवरऑल सिस्टम को, देन फिर कस्टमर के यहाँ जाके हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन भी टेस्टिंग होती है, दैट इज कॉल्ड अल्फा टेस्ट एंड बीटा टेस्ट, ठीक है। वहां पर आप कस्टमर के साथ बैठ के वहां पर सिस्टम को टेस्ट करते हो, कस्टमर टेस्ट करेगा और आपको उसके एरर्स बताएगा, ठीक है। अब देखो टेस्ट केसेस क्या होते हैं। टेस्ट केसेस होता है कि केसेस मतलब ऐसा सिनेरियो या स्टडी जिसके थ्रू हम सिस्टम को टेस्ट करेंगे। अब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोलते हो मुझे फीवर है, सर दर्द हो रहा है, ठीक है, वीकनेस फील हो रही है,
आपने सिम्टम बताया ना, उसके अकॉर्डिंग वो टेस्टिंग लिखता है। यस क्यों सर। लिखता है वो टेस्टिंग? वो यस सर। टेस्टिंग क्यों लिखता है? वो सर टेस्टिंग क्यों डायग्नोज लिखता करने है? के लिए सर। डायग्नोज, वो देखना चाहता है कि जो आपको एक्चुअली में बीमारी कौन सी है। डेंगू है, मलेरिया है, ठीक है, कोविड है, क्या है, फीवर तो किसी भी बीमारी में फीवर हो जाता है, ठीक है। तो वो ब्लड सैंपल को टेस्ट करवाता है, बोलता है कि अब आप इसका रिपोर्ट लेके आओ तब मैं मेडिसिन चलाऊंगा, ठीक है। तो वो टेस्ट केसेस बना रहा है ना, कि जो आपका आरबीसी वहां पे देख रहा है, ठीक है, डेंगू टेस्ट करवा रहा है, 2-3 वो टेस्ट केस बना रहा है कि उसके अकॉर्डिंग वो आपको डायग्नोज करेगा। वैसे ही क्या होता है, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम टेस्ट केसेस बनाते हैं, ठीक है। टेस्ट केसेस बनता है जिससे क्या होता है कि हम उस केस को पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल है आपका, एग्जांपल 1 3.15 में, कि रिक्वायरमेंट क्या, यूजर्स शुड बी एबल टू कॉपी अ सोर्स फाइल, फाइल 1 टू डेस्टिनेशन फाइल, फाइल 2, ठीक है। सोर्स हमारा F1 है और डेस्टिनेशन हमारा F2 है, ठीक है। इसे हमें कॉपी करनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या टेस्ट केस बन के आएगा, देखो रिक्वायरमेंट आईडी रिक्वायरमेंट 1 है, टेस्ट केस आईडी हमने T1 रिक्वायरमेंट 1 लिया, T2 रिक्वायरमेंट 1 लिया, T3 रिक्वायरमेंट 1 लिया, 3 टेस्ट केस बनाए। डिस्क्रिप्शन क्या दिया, check if the source file is successfully copied into destination file। पहले ये टेस्ट करेगा कि वो सक्सेसफुली कॉपी हो गया या नहीं हो गया। टेस्ट केस 2 क्या होगा, चेक दैट प्रॉपर एरर इज शोन इफ द सोर्स फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी हो सकता है ना, कॉपी करो और फाइल है ही नहीं उसमें, ऐसा भी सीन होता है ना, कभी कभी हम कॉपी यस मारते हैं सर। और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। तीसरा, चेक दैट प्रॉपर मैसेज इज डिस्प्लेड इफ द डेस्टिनेशन फाइल 2 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपने ऑलरेडी उसकी कॉपिंग कर रखी है, ठीक है। ये 3 केस हमने बनाए। इसके बेस पे क्या होगा, जो टेस्टिंग करेगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वो तीनों रिक्वायरमेंट को टेस्ट करेगा, ठीक है। तीनों टेस्ट केस को यहाँ पे चेक किया कि ये तीनों हमारा सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर ये चल रहा है, ठीक है, तो इसका लॉग, ये वाला मॉड्यूल जो है जिसमें कॉपिंग चल रही है सोर्स फाइल टू डेस्टिनेशन फाइल, ये सक्सेसफुल हो गया हमारा, ठीक है। समझ में आया? अब देखो हमारा है टाइप ऑफ टेस्टिंग में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है, नाम भी सुना होगा पहले, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ठीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्ट क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम ग्लास बॉक्स बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इंटरनल कोड स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, जो आप कोडिंग करते हो सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको टेस्ट करता है, ठीक है। इट टेस्ट द प्रोग्राम एट द लेवल ऑफ द सोर्स कोड। द टेस्टर हैज द नॉलेज ऑफ द एक्चुअल सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज टेस्टेड। तो ये क्या, जैसे आप नेस्टेड इफ यूज करते हो, नेस्टेड फॉर यूज करते हो, क्या होता है कभी कभी आपका जो है फंस जाता है प्रोग्राम, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक एक करके इनर लूप में घुसते हो, इनर से हम फिर आउटर लूप की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ऐसे ब्रेक होता है ना लूप हमारा, कि आउटर से इनर की तरफ जाते हैं, आउटर से इनर जाते हैं या इनर से आउटर जाते हैं। नहीं नहीं, जब वो लूप ब्रेक होगा कैसे होगा, स्टाइल कैसे होगा, इनर से बाहर निकल के जाएंगे, जो इनर मोस्ट होगा वो पहले ब्रेक होगा, उसके बाद उसके ऊपर वाला होगा, उसके बाद उसके ऊपर वाला, और जो हाईएस्ट लेवल पे होगा वो सबसे लास्ट में ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका प्रोग्राम कहीं अटक जाता है, जैसे डीएस का प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जो लंबी लंबी प्रोग्रामिंग आप लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हमारा उस बीच में जाके अटक जाता है, प्रोग्रामिंग लॉजिक एरर हमारा होता है, वो अटक जाता है। तो आप सॉफ्टवेयर में अगर ये काम कर रहे हो और आपका सिस्टम जो है रन नहीं कर पा रहा क्योंकि आपका कोडिंग का एरर चल रहा है, तो उसकी फंक्शनैलिटी तो पूरी होगी नहीं, ठीक है। तो वहाँ क्या करता है, जो इसका टेस्टर होगा वो डेवलपर को बिठाएगा, और डेवलपर एक एक करके इनके इंडिपेंडेंट पाथ को चेक करेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट पाथ मतलब ये लूप स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कितने इसके सब ब्रांचेज हैं, उसमें जाके उसका सारा देखेगा। आप सी में यूज करते हो ना, सी में चेक करते हो नहीं?
इंस्पेक्ट करते हो ना, जब आपका कंडीशन जो है वो राइट आउटपुट नहीं देता है, तो आप उसको क्या करते हो, एक एक करके देखते हो ना क्या पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज हो रही है। ठीक है, ये क्या करता है, इट इज द डीप एंड डिटेल इंस्पेक्शन ऑफ द लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सोर्स कोड ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में घुसता है। ठीक है, अब देखो एक है हमारा एग्जाम्पल 2, कंडीशन चेक हो रहा है इफ एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, इफ की कंडीशन कॉल कर रहे हो, यहाँ पर आपने 3 टेस्ट केस बनाया। व्हेन द वैल्यू ऑफ एज इज लेस देन 18, E2 हो गया व्हेन द वैल्यू ऑफ एज इज इक्वल टू 18, एंड तीसरा हो गया ग्रेटर देन 18। यही 3 चलेगा ना, या तो लेफ्ट होगा या इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा, ये 3 कंडीशन हमारी यूज होगी। ठीक है, तो इसके बेस पे ये टेस्ट केस बनेंगे इनके। समझ में आया? यस सर। उसके बाद आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स को हम बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम। इसको कोडिंग वोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, कोडिंग का काम व्हाइट बॉक्स ने कर दिया। ये देखता है ओवरऑल फंक्शनिंग। तुमने यूजर लॉगिन के लिए एक विंडो बनाया, ठीक है, फॉर्म डिजाइन किया वहां पर, अब वो फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिस जो रिक्वायरमेंट तुमने डाली है उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करता है या नहीं करता है, तो ये फंक्शनैलिटी टेस्ट करता है कि इंडिविजुअल जितने भी मॉड्यूल आपने बनाए हैं ये बेसिकली अपना जो क्लाइंट्स के साथ आपकी रिक्वायरमेंट की स्टडी हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। अब देखो एक एग्जाम्पल, एक बुक हमें खरीदनी है, एग्जाम्पल 5। Suppose we are required to build software for purchasing book online. The simpler requirement can be stated as, ये requirements हो सकती है, user should be able to log in on the website, able to see book catalog, user should be able to place an order, user should be able to make the payment, user should be able to log out। ये रिक्वायरमेंट होगी लॉगिन विंडो की जब आप Amazon या कोई भी ऑनलाइन साइट पे जाते हो, ठीक है, ई कॉमर्स बेस्ड साइट पे। अब इसके टेस्ट केसेस कैसे बनेंगे? लॉगिन का इसने बनाया फर्स्ट, टेस्ट केस की आईडी ली, टेस्ट केस 1 2 3 4 5। टेस्ट केस 1 में क्या टेस्ट कर रहा है, चेक इफ द लॉगिन स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू यूजर और नॉट। मतलब छोटा बना दिया या बहुत बड़ा बना दिया, मतलब यूजर को क्लियरली दिखता है या नहीं दिखता है। ठीक है, तो उसका साइज क्या होना चाहिए, सेंटर्ड में होना चाहिए या लेफ्ट साइड होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए, जो आपकी डिस्कशन हुई उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करोगे। देन टेस्ट केस 2, check if the user is able to enter username and password in the provided space। आपने टेक्स्ट बॉक्स छोटा ले लिया और उसमें यूजर आईडी डाल रहे हो 20 कैरेक्टर्स का, 15 कैरेक्टर का, तो आधा तो भागेगा ना लेफ्ट साइड, पूरी आईडी दिखेगी नहीं आपको। होता है ऐसा? होता है, सर देखा है सही कभी? अच्छी साइट्स में तो नहीं होता सर। नहीं नहीं, मतलब एक बात बोल रहा हूँ, अभी तो तुम डिजाइन कर रहे हो ना, यस ठीक है, सर। तो आपने टेक्स्ट बॉक्स का साइज छोटा ले लिया और उसमें यस सर। लिख रहे हो, पासवर्ड लिख रहे हो आप 20-50 कैरेक्टर का। हाँ देन सर। आप क्या करोगे, लिमिट करोगे कैरेक्टर्स को, यस सर। ठीक है, उसको लिमिटेशन दोगे। दूसरा क्या है, उतनी स्पेस दोगे जितने की नॉर्मल आईडी जा सकते हैं। ठीक है, यस सर। देन टेस्ट केस 3, check if the user is properly logged in the valid username and password। अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड डालता है तो प्रॉपरली लॉगिन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। टेस्ट केस 4, अगर उसने यूजर ने रॉन्ग यूजर नेम डाला तो उसके लिए एक प्रॉपर मैसेज आ रहा है या नहीं। एक तो रॉन्ग यूजर नेम डालते हो तो आता है ना, योर यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट फाउंड करके मैसेज आता है। यस यस सर, सर। आता है या मैसेज। या जब पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड में 1-2 कैरेक्टर इधर उधर कर दो या कैपिटल कर दो, स्मॉल कर दो, तब भी एरर आता है। टेस्ट केस 5 क्या कर रहा है, जो पासवर्ड जो आपने उस पर इनपुट किया है इसके लिए भी एक प्रॉपर मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो इसके बेस पे हमने ये 4-5 टेस्ट केस देखे इसके। तो आप दूसरी रिक्वायरमेंट जैसे ना ऊपर में, यूजर शुड बी एबल टू सी बुक कैटलॉग,
यूजर शुड बी एबल टू प्लेस इन ऑर्डर। इस पे प्रैक्टिस कर लेना टेस्ट केस बना के, तो आप क्या क्या रिक्वायरमेंट इसमें बना सकते हो। ठीक है, बन जाएगा। यस सर। अब देखो नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। यूनिट टेस्ट, मॉड्यूल टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट। यूनिट टेस्ट क्या होता है, एक कंप्लीट सिस्टम को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और यूनिट वाइज उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम देखो यहाँ पर बना हुआ लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। कंप्लीट एप्लीकेशन सबसे नीचे है, इसमें मॉड्यूल्स जुड़े हुए हैं, और मॉड्यूल से हमारा ये P1 P2 P3 जो है ये यूनिट टेस्टिंग है। टॉप लेवल पे क्या हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन, उसके बाद आता है हमारा मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर आते हैं यूनिट, तो ये लोएस्ट लेवल पे चलेगा। और जब ये टेस्टिंग जैसे ऊपर में देखो P1 से P7 तक का यूनिट टेस्टिंग चल रही है, ये अगर एरर फ्री हो जाता है तो ये मॉड्यूल में आ जाएगा जितने भी यूनिट्स हैं, और फिर मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे। मॉड्यूल अगर हमारा एरर फ्री हो जाता है तो फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है सारे मॉड्यूल को इकट्ठा मिला के एक बार टेस्ट कर लो ओवरऑल सिस्टम को, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट। क्लियर है? यस सर। तो इसका जो है ना थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन, ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स का तो बढ़िया से बना लेना। इन सब का क्या है ना, 2-4 लाइन का डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल लगा लेना बीच में। ठीक है, यस सर। अब होता है एक यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। उससे पहले देख लो सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है? सिस्टम टेस्टिंग होती है जहाँ हम पूरे ओवरऑल सिस्टम को टेस्ट करते हैं, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसके अंदर स्ट्रेंथ है, इसको हम टेस्ट करते हैं। तो इसको अनकवर करने के लिए क्या होता है, हम इन लेवल्स को यूज करते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है? स्ट्रेस का नाम सुना है? सर तनाव, तनाव अगर ज्यादा हो जाए तनाव, तो। सबसे ज्यादा तनाव होता है ना, यस सर। बीसीए के बच्चे तो तनाव में ही रहते हैं। ठीक यस है, सर। तो स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप सिस्टम को एबनॉर्मल कंडीशन में ले जाओ। जैसे मैंने बाइक का कहानी बताया ना, बाइक में बताया कि 70 की जगह उसको 80 में ले जाओ, उसकी स्पीड को। आप उस पर स्ट्रेस डाल रहे हो ना, यस सर। तो स्ट्रेस स्ट्रेस डालने के बाद ठीक है, उसका क्या बिहेवियर होता है, ठीक है, इसको आपको नोट करना है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग इज परफॉर्म टू टेस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इन अ एबनॉर्मल कंडीशन एंड अननोटेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसको हम मैक्सिमम पीक पे ले जाते हैं। जैसे कि आप डेटाबेस में भी लिमिटेशन देख रहे हो कि अगर मान लो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है कि 5000 यूनिट उसमें स्टोर हो सकता है, ठीक है, आपने उसको लिमिट कर दिया, ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते। तो आप क्या टेस्ट करोगे, 6000 होता है कि नहीं होता है, 7000 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आप उस मैक्सिमम पीक पे लेके जा रहे हो ना, तब चेक करते हो कि क्या हाल होता है। एक की वेबसाइट पर देखते हो जब फॉर्म भरते हो तो विंडो का क्या हाल होता है, कि एक ही बार उसके ऊपर क्या हो रहा है, हाईएस्ट पीक पहुंच गया, साइट ही क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस टेस्टिंग होता है कि उसको आप ले जाइए एबनॉर्मल बिहेवियर में, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन डाल दो, और तब देखो उसका बिहेवियर क्या। तो वो आप उससे आइडेंटिफाई क्या करोगे, उससे आइडेंटिफाई करोगे हाईएस्ट पीक क्या है उसका। ठीक है, उसके बाद होती है सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग मतलब आपने सेंसिटिव डेटा और इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए क्या टेक्निक को यूज कर रखा है। पासवर्ड टेक्निक है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, या आपने बायोमेट्रिक टेक्निक का यूज किया है, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो कि जो आपका जो है डेटा हमेशा सेव रहे। ठीक है, तो यहाँ सिक्योरिटी टेस्टिंग हो जाती है। इसके होता है रिकवरी टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग में बेसिकली फेल्योर टेस्ट। फेल्योर, अगर हमारा सिस्टम फेल्योर हो जाए, क्रैश हो जाए, तो क्या होगा, डेटा कैसे रिकवर करोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सिस्टम हमारा फॉल्ट टॉलरेंट कितना है।
जो डेटा हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो डेटा अगर हमारा ये फेल कर जाता है सिस्टम, ठीक है, तो ये इसका डेटा हमारा स्टोरेज में कैसे मिलेगा, रिकवर कैसे होगा डेटा। तो इसके लिए हम रिकवरी टेस्टिंग करते हैं कि क्या टेक्निक्स इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं। जैसे बैंकिंग का है, बैंकिंग का डेटा अगर हमारा फेल्योर हो जाए और वहाँ प्रॉपर हमारा सिक्योरिटी और रिकवरी टेस्टिंग यूज नहीं हो रहा है, तो आप सोचो अगर वो क्रैश कर जाएगा तो किसी का डेटा कहीं मिलेगा। तो इसके नहीं लिए सर। एक प्रॉपर मेथड होना, हाँ, तो इसके लिए एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, ठीक है। रिकवरी टेस्टिंग इसलिए यूज करते हैं, also test the time taken by system to recover in case of abnormal crash or any other failure। कितना टाइम लगेगा सिस्टम को बैक होने में, क्रैश तो हो गया लेकिन रिकवर होके कितने देर में वो नॉर्मल ऑपरेशन में हम उसको ला सकते हैं, ठीक है, ये भी ये टेस्ट करके देगा। देन नेक्स्ट टेस्टिंग परफॉर्मेंस। क्या होता है कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, सिस्टम की परफॉर्मेंस इन द सेंस क्या है, जो हमने इनपुट दिया, ठीक है, कितनी देर में हमारा सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स करता है बोल तो साइट बड़ा बढ़िया चल रहा है, सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा है। लेकिन जहाँ रो के आता है 10 सेकेंड की जगह 40 सेकेंड में अगर कोई साइट खुले तो क्या बोलोगे, ठीक है, कि इसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं है, बहुत स्लो चलता है, आप ये फीडबैक दोगे ना। तो सॉफ्टवेयर में भी ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है कि कितने टाइम में वो हमारा जो है रिस्पॉन्स करता है, हमारा रिक्वेस्ट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम में कितना डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस बड़ा बनता है तो आप बोलोगे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इट शुड बी मिनिमम। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। क्लियर है सिस्टम टेस्टिंग। यस सर। अब देखो इसके बाद होता है एक्सेप्टेंस और अल्फा टेस्ट एंड बीटा टेस्ट। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है इम्प्लीमेंटेशन के बाद, ठीक है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कि तुमने सारी मेहनत कर दी, इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन जिसके लिए बनाया वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपका सिस्टम वहां भी फेल्यूर है, आपको फिर से मॉडिफिकेशन करना होगा, ठीक है, क्योंकि कस्टमर भगवान है आपके लिए, उसको तो आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो यूएटी के अंदर क्या होता है, अल्फा टेस्ट एंड बीटा टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो अल्फा टेस्ट में क्या होता है, अल्फा टेस्ट में हमारा सिस्टम जो होता है वो टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जहां पर डेवलपर, ठीक है, और कस्टमर दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। Proposed customer who is ready to use the software is identified and user perform the testing at the developer site itself, ठीक है। The software used by end user while the developer observe the process। तो वहाँ क्या होता है, तुम्हारा जो कस्टमर है, ठीक है, वो सामने बैठ के उसको टेस्ट करेगा कि ये रिक्वायरमेंट चल रही है या नहीं चल रही है, और तुम वहाँ बीच में बैठे रहोगे, ठीक है, उसके साथ। अब तुम उसके प्रोसेस को देखोगे कि ये इनपुट डाल रहा है तो इसका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप वहां पर नोटिस करोगे, ठीक है, एंड द डेवलपर फोकसेस ऑन नोटिसिंग द वे द यूजर टेक्स एंड यूजेस द सॉफ्टवेयर। तो आप देखोगे कि वो उसको यूज कैसे कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दोगे, हाँ भैया इसको ऐसे यूज करते हैं। और अगर उससे भी नहीं हो रहा है और सही में सिस्टम में एरर है तो आप उसको नोट डाउन करोगे, ठीक है। तो डेवलपर फोकस ऑन नोटिसिंग द यूजेबिलिटी प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एंड यूजर एज वेल एज एरर इनकाउंटर्ड। तो वो दोनों चीज को वहां पे लाइव इन्वायरमेंट में देखता है, ठीक है। बीटा टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर डेवलपर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ये कस्टमर जो है अपने साइट पे इसको टेस्ट करता है, ठीक है। डेवलपर नहीं है तो ये क्या करता है, उसको एक एक करके टेस्ट करना शुरू करता है जो कस्टमर होता है, और तब उसको जहां जहां प्रॉब्लम होती है इसकी रिपोर्टिंग करता है डेवलपर को कि ये सारी चीजें हमने फेस की है। उसके बाद क्या करता है डेवलपर उन सारे एरर्स को, जो रिकॉर्डेड एरर्स है, ठीक है, इसको फिर से करेक्ट करता है और सिस्टम को फिर स्मूथली रन करवाता है। क्लियर है। यस सर। तो अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, जब आप लाइव क्लास ऑफलाइन क्लास करते हो तो दैट इज अल्फा टेस्टिंग। कोई प्रॉब्लम आती है तो वहीं पे सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। बीटा टेस्टिंग में तो खुद ही करते हो ना, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपका डेवलपर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है। यस सर। टेस्टिंग का जो पार्ट है आपका
टेस्टिंग इज डन। साइड में डीएफडी या डायग्राम वगैरह बनाए हो? एमसीएस 14 थर्ड सेमेस्टर में तो डीएफडी वगैरह बनाए हो? डीएफडी या डायग्राम आइडिया है? बाकी लोग बना सकते हो डीएफडी या डायग्राम? हम्म। डिकम्पोज होता जाता है वो। डिकम्पोज हम कर सकते हैं उसको फर्दर लेवल्स में, ठीक है? अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, नेक्स्ट लेवल में वो डिवाइड होता जाता है, ठीक है? लेकिन जो जीरो लेवल डीएफडी होती है, जीरो लेवल डीएफडी में हम उसका क्या करते हैं, एक ओवरव्यू केवल देते हैं, ठीक है? वहां पर हमारा जो है ना कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है? वहां पर हम उसकी ओवरऑल एक जो है ना मोटा मोटी जो आप दिखाते हो, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी, कस्टमर होगा, रिजर्वेशन प्रोसेस होगा, ठीक है, इनका इंट्रैक्शन दिखाते हो। लेकिन जब आपको इसके डिटेल में जाना होता है फर्दर लेवल, इसको हम डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है? हम्म। हाँ, वो हमारा क्या होता है, आगे लेवल में डिकम्पोज होता चला जाता है, ठीक है? सेकेंड लेवल तक जाते जाते क्या होता है कि नॉर्मल जो होता है, जो भी होता है, सेकेंड लेवल तक में हम सारी फंक्शनैलिटी को दिखा देते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत लेंदी सिस्टम लेके चल रहे हो, तब वो थर्ड लेवल पे जाता है, ठीक है? थर्ड फोर्थ लेवल पे हम डिवाइड उसको करते जाते हैं, ठीक है? ईआर डायग्राम क्या होता है? ये भी थर्ड सेम में ही था, ये भी थर्ड सेम का ही टॉपिक है। तो देखो, ये दोनों टॉपिक जो है डीएफडी और ईआर डायग्राम को अगर कर लोगे ना, तो आपके 4 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। एक है फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है? उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, इसी के बेस पे क्या फंक्शन ओरिएंटेड मॉडलिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। तो चारों चैप्टर जो है आपका एक साथ खत्म हो सकता है अगर आप डीएफडी, ईआर डायग्राम, क्लास डायग्राम, इन सब का जो है डायग्राम बनाना सीख जाओगे, ठीक है? अभी एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्लॉक थर्ड का है ये, ठीक है? समझ में आ रहा है बाकी लोग जितने लोग ज्वाइंट हो? यस सर। यस सर। स्कोर करना है इसमें, ठीक है? इसमें अच्छा स्कोर होता है, कहानी समझो, ब्लॉक पढ़ो, और ब्लॉक पे ही जो है ना कुछ पॉइंट्स लिख दो अपना नोट्स के लिए, और उसको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ना देख के लिखने की कोशिश करो। एक दो बार अगर लिख दिया ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, तो देखना इसमें स्कोर जो है 89 तक जो है बच्चों को आया, 89 92 ऐसे मैथमेटिकल मार्क्स मिल जाते हैं अगर अच्छा लिखोगे तो। अब देखो टॉपिक यूनिट 2 ब्लॉक 3 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? हम्म। हम्म।
यानी रिक्वायरमेंट, देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्यों होती है? और चलो एक बार तो लग गया सॉफ्टवेयर, उसके बाद फिर से रीडेवलपमेंट होती है, उससे क्या बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को? न्यू फीचर्स हम्म ऐड होते रहते हैं सर, उससे इम्प्रूव होती है। न्यू फीचर्स ऐड होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारा और इंटरेक्टिव चीज बनती है, ठीक है। तो दो चार पॉइंट्स में बोल रहा हूँ, उसको सुनो, ठीक है। देखो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हम इसलिए ऑर्गेनाइजेशन करती है क्योंकि उसे अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना होता है, ठीक है, इम्प्रूव करना, ठीक है। दूसरा क्या है, लॉक इन कस्टमर लॉक आउट कंपटीटर। लॉक इन कस्टमर एंड लॉक आउट कंपटीटर का मीन क्या होगा? कस्टमर को भागने मत दो अपने यहाँ से, ठीक है, उसको लॉक इन करके रखो। और लॉक आउट कंपटीटर, कंपटीटर को मार्केट में टिकने मत दो, ठीक है। आप अपने सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका सर्विस चल रहा है, सर्विस के लिए तो इतना बढ़िया, लेकिन जो कंपटीटर का एग्जिस्टेंस ही नहीं हो, ठीक है। अभी देखो मार्केट में अब MI सबसे ज्यादा फोन चल रहा है ना, मार्केट स्टेक में मेरे ख्याल से 24% जो है MI का फोन चलता है इंडिया में, ठीक है। तो 1/4 मार्केट ये लेके चल रहा है, और जो इंडियन ब्रांड है वो नहीं चल रही है, पता है। इंडियन ब्रांड को नहीं ले रहे लोग। अगर आपको बोलूंगा कि इंडियन ब्रांड का जाके आप देखो, तो इंडियन ब्रांड नहीं लोगे, बाहर के ब्रांड को यूज करोगे। तो उसने क्या कर रखा है, कस्टमर को होल्ड कर लिया ना, कम कॉस्टिंग में दे रहा है आपको प्रोडक्ट। आप जो MI का फोन लेते हो 20,000 में, ठीक है, वो सैमसंग का लेने जाओगे तो 40,000 में देगा, ऐसा है। यस सर। तो क्या उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, ठीक है, तो कस्टमर को सस्ता भी चाहिए। तो जो ये कंपनीज होती है, ये कंट्रीज के टेस्ट के हिसाब से, वहाँ के डेमोग्राफी के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाती है। अब चाइना जो है उसका पूरा मार्केट ही हमारे यहाँ है। वो जो चीज भी करती है, होली दिवाली, वो सब कुछ की तैयारी करता है चाइना, ठीक है। वो जिस कॉस्ट पे आपको दे सकता है, वो उस कॉस्ट पे इंडिया में नहीं बन सकता है, ऐसा ही होता है ना। देखते हो प्रोडक्ट्स, देखते हो उसके कितने सस्ते सस्ते होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कर रखा है, कस्टमर को लॉक इन कर लिया कि भैया हमसे बढ़िया कम कीमत में आपको कोई नहीं दे सकता है। तो कस्टमर को जो लॉक करके रखेगा, ठीक है, कंपटीटर खुद लॉक आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नोकिया का फोन मार्केट से बाहर हो गया ना। नोकिया ने क्या गलती की? नोकिया ने क्या गलती की जो बाहर हो गया वो? और रिजिड रहा, रिजिड हो गया वो। सर वो टाइम के साथ सर वो आगे डेवलप नहीं हो पाया, एक ही स्टेट पे रहा वो। एक ही स्टेट रहा, एंड्रॉयड का उस टाइम चल रहा था, एंड्रॉयड को इसने अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। नहीं तो जितना बढ़िया मार्केट था इंडिया में, यही बोला जाता था कि जो फोन खरीदना है तो नोकिया खरीद लो, उसको छत पर से भी गिरा दोगे ना तब भी असेंबल करके फिर चल जाएगा। उसके मोटे मोटे फोन आते थे, याद होगा आप लोग को बचपन में, कोई फोटो वोटो या घर में देखा होगा, ठीक है। तो उसके उसका बैटरी बैकअप भी 3 दिन तक चलता था, ठीक है। फोन भी बढ़िया था, मार्केटेबिलिटी गांव गांव में लोगों के हाथ में था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो रिजिड हो गया। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखते हैं कि हम आउटडेटेड चीज पे तो काम नहीं कर रहे, जो हमारा कंपटीटर हमें किल कर देगा, ठीक है। क्योंकि वो आपकी वीकनेस को पकड़ेगा, ठीक है, वो आपकी वीकनेस को पकड़ेगा, जो आप कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, आपसे बढ़िया चीज वो मार्केट में ला देगा। और आप उसको देर से शुरू कर रहे हो, और तब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा हो, तो कस्टमर के लिए क्या बोलेगा कि तू क्या नया चीज ला रहा है यार, ये चीज तो 6 महीने पहले मेरे पास है, ठीक है। तो ये होता है मार्केट रिस्क, ठीक है। जो मार्केटेबिलिटी हमारी अच्छी नहीं है, तो मार्केट रिस्क के कारण क्या है, हमारा बना हुआ सॉफ्टवेयर डेवलप सॉफ्टवेयर जो है फेल्यूर हो जाएगा, ठीक है। तो लॉक इन कस्टमर लॉक आउट कंपटीटर, ठीक है, एक बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है। इसके लिए जो कंपनी प्रोजेक्ट करती है, उसके बाद सर्विस लेवल बढ़ाती है, इम्प्रूव सर्विस लेवल बेनिफिट्स,
वो अपना सर्विस अच्छा कर देती है। ठीक है, सर्विस क्या कर देती है, अब देखो जियो का आपने रिचार्ज कराया, ठीक है, कस्टमर भाग ना जाए, देखो 5 दिन पहले मैसेज आता रहता है, आता है, क्योंकि जब से पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम चली है तो अब कस्टमर कहीं रुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसका नेटवर्क इशू हुआ तो तुरंत पोर्ट करा लेता है 1 दिन के अंदर। ठीक है, तो अब उसके लॉक इन कस्टमर नहीं रहे ना, वो तुरंत दूसरे नेटवर्क में चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, सर्विस लेवल बढ़ाते हैं। कभी आपको ऑफर दिखता रहता है और कंपनीज में 3 महीने का रिचार्ज करा लो, 50 रुपीज ऑफ हो जाएगा। ये क्या, इस मार्केटिंग स्टंट होता है इनका कि कस्टमर को लॉक इन करके रखना है। ठीक है, एयरटेल ने दिया ऑफर तो अब जियो को भी सोचना होगा, या जियो ने ऑफर दिया है तो एयरटेल को भी सोचना पड़ेगा। क्यों, कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बना हुआ कस्टमर मार्केट से आउट हो जाए। ठीक है, और हमारे यहाँ से हटके दूसरे कंपटीटर के पास चले जाए। तो देखते हो कंपनी जिसका ग्राफ मेंटेन करती है, आपने देखा होगा न्यूज में, इस महीने इतने लोगों ने इसमें पोर्ट करा लिया अपना। ठीक है, इसके इतने यूजर्स बढ़ गए, इसके, ठीक है, एयरटेल के, इसके इतने रिड्यूस हो गए। तो इसके लिए बैठे हुए उसकी मैनेजमेंट टीम बैठी हुई है, फिर वो डिसीजंस बनाते हैं कि क्या करे, क्या नया प्रोजेक्ट हम शुरू करें जो हमारा जो है कस्टमर हमारे को बैक हो जाए। ठीक है, तो ये काम हर इंडस्ट्री में होता है, जहाँ मार्केट कंपटीशन है वहाँ हर जगह ये खींचातानी चली रहती है। इसके लिए कंपनी हमेशा प्रोजेक्ट करते रहती है, कुछ ना कुछ उसमें चलता ही रहता है। नई इम्प्रूवमेंट के लिए एक नया प्रोजेक्ट हमें लाना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले देखो जो है जितने भी सर्विस सेंटर थे आपके, 4 व्हीलर के या 2 व्हीलर के, वहाँ लंबी लाइन लगा के लोगों को खड़ा होना होता था। अब इन्होंने क्या किया, उसको भी ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से स्लॉट बुक कीजिए और जाके वापस सर्विस लीजिए। अब आपको लंबी क्यू में नहीं बैठना होता है। बैंक्स में ऐसा ही हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हो वहां भी ऐसा ही हो गया। ठीक है, तो ये क्या, ये सॉफ्टवेयर को उस तरीके से डेवलप इन्होंने किया कि ये फालतू के रश वहां से गायब हो गए धीरे धीरे, और कस्टमर को एक अच्छी सर्विस मिली। इसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, सब प्रोजेक्ट करती रहती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा नया नया जो है वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर मार्केट में आता रहता है। क्योंकि देखो आपकी अगर रिक्वायरमेंट खत्म हो गई तो सॉफ्टवेयर डेवलप क्यों होगा। ठीक है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, प्रोजेक्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अभी आपके हाथ में स्मार्टफोन है, 15 साल पहले था, 20 साल पहले नहीं था ना। किसी ने सोचा था कि 15 ईयर्स के बाद ये घर से पीसी गायब हो जाएगा, अब सारा काम जो है, मैक्सिमम काम आप लैपटॉप से यूज कर सकते हो। ठीक है, फोन जो टेलीफोन थे वो गायब हो जाएंगे, घर से कैमरा गायब हो जाएगा, अब ये सारा काम जो है फोन में ही आ जाएगा। नहीं सोचा होगा ना उस टाइम, लेकिन उस टाइम किसी ग्रुप ऑफ कस्टमर, उसके बाद लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर ने ये रिक्वायरमेंट जनरेट करते 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 देखो आज ये एक नया प्रोडक्ट ये मार्केट में आ गया, वो कीपैड गायब हो गया मार्केट से। ठीक है, अब कीपैड वाले फोन जो देखेगा बोलेगा कि ये किस जमाने का फोन है, इसको यूज कैसे करते हैं, क्या आप यूज टू हो गए। तो क्या लगता है ये डेवलपमेंट यहीं रुक जाएगी, नो आगे सर। जनरेशन में क्या होगा, नो सर। आगे जनरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में कुछ और फीचर आएगा, आपकी डिमांड और बढ़ेगी। ठीक है, आप पे करने के लिए तैयार हो तो कंपनीज को प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो a project plan should be based on the project requirement, develop estimates, and is a format consistent and approved document that provides for the essential project guideline. The purpose of the document is to support management and control of the project execution. ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट प्लान हम बनाएंगे पहले प्रोजेक्ट करने से पहले। It guide project execution, document project planning assumptions, document project planning decision। ठीक है, ये सारा हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं प्रोजेक्ट प्लान के अंदर। ठीक है, तो हम प्लान क्या क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट प्लान।
क्वालिटी प्लान। क्वालिटी प्लान क्या होगा? क्वालिटी के रिगार्डिंग आप सोचोगे ना, किस क्वालिटी का हम बनाएंगे, तो इट इंक्लूड्स द क्वालिटी प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड दैट कंसर्न द प्रोजेक्ट। वैलिडेशन प्लान, ठीक है, वैलिडेशन के लिए हमारा सिस्टम वैलिडेशन के लिए क्या प्लान होगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। मेंटेनेंस का हमारा क्या प्लान होगा, स्टाफ डेवलपमेंट का क्या प्लान होगा, तो ये हम प्लानिंग फेज में ये सब चीजों को लिस्ट करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, एक डायग्राम बना हुआ है 2.5। हाँ देखो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल चल रहा है। सर प्रोजेक्ट इनिशियल, क्यों क्या हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। अटेंडेंस भेज दो, क्योंकि ये 6 बजे हो रहा है ना, 7 बजे में क्लास खत्म होगा। अटेंडेंस सबकी लग चुकी है, ठीक मेरी है। नहीं उन्हें हुई। स्क्रीन शॉट ले लिया हमने सबका, ठीक है। सो सर एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, अब देखो इनिशिएट पहले हो रहा है, प्लानिंग एंड डिजाइन हुआ, एग्जीक्यूशन फेज में आया, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आया। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में पता चला कि कुछ चीजें हमारी अधूरी रह गई है, कुछ चीजें छूट गई है, तो ये देखो यहाँ पे लूप बैक हो रहा है प्लानिंग एंड डिजाइन की तरफ, ठीक है। ये बैक हो गया प्लानिंग एंड डिजाइन में, मतलब कुछ हमारा छूट रहा है, रिक्वायरमेंट मिसिंग है, ये फिर से प्लानिंग एंड डिजाइन में मॉडिफाई करेगा, फिर ये आएगा एग्जीक्यूशन फेज में, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज में गया। अब यहाँ पर वो चीजें ओके दिख रही है, देन क्लोज द एप्लीकेशन, देन एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट ऐसे ही होगा। डायग्राम समझ में आया? यस सर। इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा है, दो दो चार चार लाइन इसके बारे में लिख लेना यहाँ से। देन आते नेक्स्ट टॉपिक इज 2.4 मॉनिटरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। मॉनिटरिंग मीन्स क्या होता है? देखना, अगर उसके मॉनिटर करना कि वो काम कर रहा है सही इतना नहीं कर रहा है। एनालाइज करना था। बचपन में स्कूल में मॉनिटर बनाया जाता था ना, जी सर। क्या काम होता था उसका? पर देखना, मतलब उसकी टीचर के एब्सेंस में मॉनिटर करता था, ठीक है, उसकी रिपोर्ट करता था, चुगली करता था टीचर को, ये करता था ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता था वो? कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। कलेक्ट करता था डेटा, रिकॉर्ड करता था, देन रिपोर्ट करता था। अगर टीचर ने बोला आज कौन कौन एब्सेंट है क्लास में, आइडेंटिफाई करो, ठीक है, तो वो पूरे क्लास को देख के बताता था ये 4 बच्चे जो है ये एब्सेंट है, ठीक है। देन रिकॉर्डिंग, अगर कुछ उससे कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड करके उनको बताता था। देन रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस दैट प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अदर विश टू नो। तो मॉनिटर करना, प्रोजेक्ट को मॉनिटर हमारा करता है प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, ठीक है। ये आपसे देखता है कि पर डे का क्या परफॉर्मेंस है, पर वीक का क्या परफॉर्मेंस है, पर मंथ का क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। देन होता है कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स क्या होता है? कंट्रोल मीन्स होता है इट यूजेस डेटा फ्रॉम मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का डेटा कंट्रोल वाला यूज करेगा, ठीक है, टू ब्रिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस टू प्लान्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। देखो ये लाइन में बहुत दम है, टू ब्रिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस टू प्लान्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। प्लानिंग आपने बहुत लंबी की है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, ठीक है। तो अगर उसमें बहुत बड़ा गैप चल रहा है, तो जो कंट्रोलिंग यूनिट होगा इसके गैप को कम करेगा, और धीरे धीरे क्या है उसको एक्चुअल और प्लानिंग दोनों को सेम करेगा, तभी प्रोजेक्ट डिलीवर उसका टाइमली होगा।
अगर वहां पर उसने ढील दे दी, ठीक है, हाँ जी जाओ दिवाली मनाओ, दशहरा मनाओ, छुट्टी मनाओ, ठीक है, तो उसका शेड्यूल कहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो उसने प्लान कर रखा है, जो शेड्यूल कर रखा है, उसके हिसाब से उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, इसके लिए क्या करता है, मॉनिटरिंग से वो डेटा उठाएगा, देन कंट्रोल मैकेनिज्म वहां पे लगाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है, जो कंपनी प्रोजेक्ट शुरू कर देती है लिमिटेड स्टाफ के साथ, कभी कभी सिनेरियो ये होता है कि जो एक ही स्टाफ को डेवलपमेंट में जो है डिजाइन भी कर रहा है, वो टेस्ट भी कर रहा है, ठीक है, उसको ओवरलोड कर दिया जाता है। तो वो देखेगा कि भैया ये परफॉर्मेंस खुल के क्यों नहीं आ रही है, तो हमारे पास स्टाफ या मैन पावर की कमी है। तो मॉनिटरिंग टीम उसको रिपोर्ट करेगा, कंट्रोलिंग टीम क्या करेगा, उस पर एक्शन लेगा कि एक्चुअल रीजन क्या है, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। हमने कुछ बजट काट रखा है, तो भैया बजट मत काटो, ठीक है, नहीं तो ये प्रोजेक्ट डेडलाइन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो वो इमीडिएट एक्शन लेता है। ठीक है, इमीडिएट एक्शन ले लिया कि नहीं, एक्चुअल परफॉर्मेंस लाने के लिए हमें करेक्टिव स्टेप्स करने ही होंगे। ठीक है, तो वो उसके बाद वो क्या करता है, वो स्टाफ को लाए या रिसोर्स लाए, किसी टेक्नोलॉजी के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, मानो कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं है टेस्टिंग करने का या किसी चीज का, तो वो चीज वहाँ इंस्टॉल करेगा और सिस्टम को स्मूथली रन कराएगा। ठीक है, समझ में आया। तो हम मॉनिटर किन किन चीजों को करते हैं, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, मॉनिटर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मैन, ह्यूमन रिसोर्स, मशीन, मटेरियल, मनी, स्पेस, टाइम, टास्क एंड क्वालिटी, टेक्निकल परफॉर्मेंस, यही मॉनिटर किया जाएगा ना। यस सर। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए एचआर मैनेजर बैठा दिया जाता है। ठीक है, कि अगर वहां पर स्टाफ की शॉर्टेज है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, जिस चीज का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टाफ नहीं है, देन यू हैव टू अरेंज। ठीक है, या बाहर से आउटसोर्सिंग करनी है, क्या करना नहीं करना, देन यू हैव टू टेक डिसीजन। देन मशीन्स, मैन हो गया, मशीन हो गया, मशीनरी कोई वहां पर हमारा जो है ना डिफिकल्टी चल रहा है, शॉर्टेज है, देन उसको मॉनिटर करेगा। मटेरियल्स, मनी, ठीक है, पैसे की कमी हो रही है, स्पेस, टाइम, ठीक है, टास्क एंड क्वालिटी, इन चीजों को मॉनिटर करेगा वो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हेन डू वी मॉनिटर, द आंसर इज एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट और कंटिन्यूअसली और लॉजिकली और व्हाइल देयर इज स्टिल टाइम टू रिएक्ट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग प्रोसेस चलता ही रहना चाहिए, इट इज कंटिन्यूअस अप्रोच। ठीक है, तो हम मॉनिटर क्या क्या करते हैं, हाउ डू वी मॉनिटर, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थ्रू मीटिंग विद क्लाइंट पार्टीज। ठीक है, इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट, वर्ड चार्ट, गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चार्टिंग टेक्निक का यूज करते हैं, अर्न वैल्यू एनालिसिस यूज करते हैं, क्रिटिकल रेशियो करते हैं, माइलस्टोन्स देखते हैं। माइलस्टोन क्या होता है, प्रोजेक्ट माइलस्टोन क्या होता है, तो जो भी चीज अचीव करनी है वो माइल, होने की नहीं हो रही। जैसे आप यहाँ से जयपुर जाते हो तो आप रोड पे देखते हो पत्थर, वो माइलस्टोन लगा होता है। हाँ, तो जैसे यहाँ से, हाँ तो यहाँ से जैसे जयपुर जाते हो, गुड़गांव क्रॉस करते हो तो 20 किलोमीटर यहाँ वाले माइलस्टोन से कम हो जाएगा ना, और जितना उसके नियर आते जाओगे जयपुर के नियर, उतना वो घटता जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट माइलस्टोन का मतलब होता है कि मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 जाने में 3 वीक या 2 वीक का टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो ये माइलस्टोन हमारा अचीव हुआ या नहीं हुआ, सेकेंड वीक होते होते अचीव हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट आपका आगे फेज में भी तो डिले ही होगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में डिले कर चुके हो। ठीक है, तब जाके क्या होता है, जो आपका टीम लीडर या प्रोजेक्ट लीडर होता है वो वहां पर हल्ला गुल्ला करना शुरू करता है, भाई ओवरनाइट बैठो, घर में ले जाओ, अब तो वर्क फ्रॉम होम का जमाना है। ठीक है, तो लोगों को लैपटॉप पे घर पे लगे ही रहना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जो भी लोग हैं, तो उनको क्या होता है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, जो 10 घंटे का काम है अब 16 घंटे में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो माइलस्टोन उसे अचीव करना है, डेडलाइन उसके सर पे है। ठीक है,
और प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो इसके लिए करेक्टिव एक्शन लेगा। ठीक है, देन रिपोर्ट्स बनाएगा, टेस्ट एंड इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, तो ये हमारी मॉनिटरिंग करने की टेक्निक्स होती है। पर्ट चार्ट, गैंट चार्ट पढ़े हो पहले? तो ड्रॉ नहीं किया कभी? कोई नहीं, और सेंटर पे जिस दिन बुलाऊंगा ना उस दिन इसका एग्जाम्पल के साथ करा दूंगा एक। देखो पर हाँ, नेक्स्ट संडे जो है ना एक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फर्स्ट हाफ में ही बुला लूंगा। ठीक है, तो इसको बैठ के कुछ जो डायग्रामिंग टेक्निक्स है वो सामने बैठ के कर लेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जैसे इंट्रोडक्टरी है। ठीक है, पर्ट चार्ट एक बार सीख जाओगे तो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, पर्ट, गैंट चार्ट, ये सब शेड्यूलिंग टेक्निक्स होता है। तो देखो, पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, इट इज ए शेड्यूलिंग मेथड। ठीक है, ये प्रोजेक्ट को शेड्यूल करता है। प्रोजेक्ट शेड्यूल कैसे होता है हमारा, जैसे कि अभी आपका इग्नू का शेड्यूल आया है, बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम जो है इस पेपर का इस डेट को होना है, इस पेपर का इस डेट को होना है, तो उनके बीच में गैप होगा ना, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ठीक है, तो अगर मैं इन एक्टिविटीज का एक चार्ट बनाऊं, ठीक है, तो एक हमारा ग्राफ बन के आ जाएगा। ठीक है, तो पर्ट चार्ट क्या होता है, ये हमारा प्रोग्रेस चेक करने के लिए होता है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितना प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, अब जैसे देखो डायग्राम है फिगर 2.8, ये क्लियर नहीं है डायग्राम, एक मैं डायग्राम आप लोग को व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, यहाँ देखो एक्टिविटी का ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एक्टिविटीज का एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है, जो 3 डेज में ये एक्टिविटी 1 से 2 की तरफ जाएगा, 1 से 3 की तरफ 3 डेज में जाएगा, 1 से 4 की तरफ ये 6 डेज में जाएगा, एंड 2 से 5 की तरफ ये 9 डेज में जाएगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, इस चार्ट को पकड़ता है कि 1 से 2 में जो लोग बैठे हुए, बंदे बैठे हुए हैं, इन्हें 3 डेज में ये कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो वो फर्स्ट डे, सेकंड डे उनके पीछे पड़ा रहेगा। ठीक है, मतलब थर्ड डे से अगर वो क्रॉस कर गया आगे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाएगा, डेट उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसने एक इसका एक्टिविटी का ग्राफ बना लिया, एक्टिविटी का ग्राफ बना लिया, और उसने यहाँ से मॉड्यूल के बीच में लिंक करके एक ग्राफ यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब इससे वो जो है कैलकुलेट करता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट मैक्सिमम कितना टाइम लेगा पूरे मॉड्यूल को कंप्लीट करने में। ठीक है, अगर उसे यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिख रही है कि नहीं ये 3 डेज में नहीं हो पाया, 4 डेज में चला जाएगा, 6 डेज में चला जाएगा, या बहुत ही एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड एरर जनरेट हो गया जो पूरी टीम लगी हुई है, निकल ही नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा, इसके टाइम को थोड़ा प्लस माइनस करेगा, इस मॉड्यूल 9 डेज वाले से कुछ एडजस्ट करके इधर टाइम लगा देगा, इधर वाले काम को फास्ट कर देगा, मतलब उसके पास ये शेड्यूलिंग टेक्निक है। ठीक है, यहाँ कुछ नए मैन पावर्स को ऐड कर देगा, जिससे क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे अगर 45 डेज में कंप्लीट करना है, 50 डेज में कंप्लीट करना है, तो वो डेडलाइन वो क्रॉस नहीं करेगा, तो ये एट द एंड तो नहीं देखेगा ना, एंड बिट भी नहीं देखेगा, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में बीच में वो ट्रैक करेगा ना कि ये प्रोग्रेस कितना चल रहा है। ठीक है, तो इस टेक्निक को बोलते हैं पर्ट टेक्निक, पर्ट चार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, इवेलुएट भी करते हैं और रिव्यू करते हैं। ठीक है, और ये हमारा लार्जर जो प्रोजेक्ट होता है इसमें बेसिकली हम ज्यादा यूज करते हैं इसको, पर्ट चार्ट को। ठीक है, और ये मैनेजमेंट हमारा इसको बेस्ट टेक्निक बनाता है, इस चार्ट के थ्रू पूरे प्रोजेक्ट को देखता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गैंट चार्ट। गैंट चार्ट होता है हमारा टाइमलाइन चार्ट। टाइमलाइन चार्ट होता है
जो ये भी उसी तरीके से यूज किया जाता है कि जो हमारे प्रोजेक्ट में जो मॉड्यूल स्टार्ट हुए ये कब फिनिश हो रहे हैं, किसके बाद वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, मतलब प्रीडिसेसर और सक्सेसर इसका कौन सा होगा, जो पहले कौन सा कंप्लीट हो रहा है उसके बाद कौन सा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और सारे मॉड्यूल कौन सी डेट को कंप्लीट होने वाले। इसका एक डायग्राम देखो, इस डायग्राम को समझो। एक्टिविटी ए है, बी है, सी है, डी है, ई से लेके जे तक। ड्यूरेशंस दिए हुए 5, 10, 8, 1, 5, 10। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ प्रेडिसेसर्स। बी का प्रेडिसेसर ए है, सी का प्रेडिसेसर ए है, डी का भी ए है, ई का बी और सी है। ठीक है, मतलब बी सी कंप्लीट होगा तभी ई स्टार्ट होगा। ऐसे ही हमारा एफ है, एफ 10 डेज ले रहा है, डी ई कंप्लीट होगा तब एफ स्टार्ट होगा। ठीक है, एफ कंप्लीट होगा तो जी स्टार्ट होगा। प्रेडिसेसर का मतलब ये होता है कि वो उससे लिंक है। एफ जब आई हमारा एफ जब कंप्लीट होगा तो आई स्टार्ट होगा, 12 डेज का टाइम लेगा। अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है, पहले एक्टिविटी ए से जे तक लिख दिया। ठीक है, अब देखो ए है ना, ए से जे तक पहले लिख दिया, ड्यूरेशन डाल दी और यहाँ डेट डाल दिया। 18/1 को स्टार्ट हो रहा है एक्टिविटी ए। ठीक है, कितने दिन तक चलेगा, 5 डेज तक। ठीक है, 5 डेज इसको चलाया। अब बी को स्टार्ट होना है, 10 डेज का टाइम लगेगा। तो बी किससे लिंक है, ए से लिंक है ना। तो ए से देखो एक एरो आ रही है बी की तरफ। ठीक है, फिर देखो सी और डी में भी वही चीज हो रहा है। सी में 1 डेज का टाइम ड्यूरेशन है। इसका भी प्रेडिसेसर ए है। ठीक है, डी का भी प्रेडिसेसर ए है, 8 डेज 1 डेज दोनों का है ना। तो ये सारे देखो एरो डायरेक्शन यहाँ से आ रहे हैं ना, ए के साइड से। ठीक है, तो ए बी सी डी हो गया। अब ई का प्रेडिसेसर कौन कौन है, ई का प्रेडिसेसर बी और सी है ना। तो देखो जहां बी और सी एंड होता है वहां से एरो आ रहा है ई की तरफ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, एफ। एफ का प्रेडिसेसर क्या है, डी और ई। ठीक यस है, सर। ऐसे करके, हाँ ऐसे करके इनको लिंक करते जाना है। एट द एंड देखो ये कंप्लीट कब हो रहा है तुम्हारा, 5/4 को ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्टिविटी नेटवर्क। ठीक है, तो एग्जाम्पल बनाने के लिए क्या करना, इतना लंबा नहीं लेना। ठीक है, इसमें एक एक दो डिलीट कर देना, एक दो प्रैक्टिस कर लो खुद से बना के। एक तो इसी को बना लेना, उसके बाद एक दो अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर दो, 4-5 का ग्राफ बना के। अगर एग्जाम में आता है गैंट चार्ट क्या होता है इसके एग्जाम्पल से बताओ, तो फिर उसको ऐसे बना दो। ठीक है, क्लियर है। यस सर। आज की कथा यहीं समाप्त करें। हाँ, क्योंकि इसको आपको स्टडी करना होगा, क्योंकि लगभग जो है आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम एसआरएस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से कल ही तो क्लास है। जी सर। कल है ना, कल शायद क्लास है। ठीक है, क्लास आपकी खिंच जाएगी ये जल्दी। ठीक है, ये क्लास जल्दी खिंच जाएगी, उसके बाद बैठ के डिस्कशन जब करना होगा क्लास में डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, कल सर 2 क्लास इसको है आपकी। हाँ कोई नहीं, 2 क्लास है उसमें ज्वाइन करना ना। ऑलमोस्ट टॉपिक आपका ये 9, टोटल 9 क्लासेज हैं इसमें। ठीक है, ओके। तो 9 क्लासेज हैं, तो क्लास आपका एडवांस चल रहा है, इसमें 5 चैप्टर आपके हो चुके हैं। ठीक है,
ओके सर। आप अब आराम से पढ़िए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी अगर ज्वाइन करते जाओगे तो आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। जी सर। मेन है कि जितना पढ़े, और इसमें कहीं भी दिक्कत आता है तो कल ही डिस्कस कर लेना, ठीक है। ओके सर। सर अभी अपने ये यूनिट ब्लॉक 1 तो खत्म हो गया ना सर आज? ब्लॉक 1 नहीं हुआ ना, ब्लॉक 3 का था ना टॉपिक ये। अच्छा, वही सर, क्योंकि मैं अभी ब्लॉक ब्लॉक 1 अभी हमने शुरू नहीं किया। ब्लॉक 1 SRS है। तो ब्लॉक 1 अब में SRS और फंक्शन मॉडलिंग है, DFD, ओके। ठीक है। ब्लॉक 1 कल कराऊंगा, ठीक है। ओके सर। ओके। हाँ, ब्लॉक 1 कल कराऊंगा। ये हो गया। ब्लॉक 2 का भी जो है आपका, मेरे ख्याल से टेस्टिंग वाला चैप्टर हो गया उसका, जी ठीक सर, है। वही टेस्टिंग वाला था वो। हाँ, टेस्टिंग वाला चैप्टर ब्लॉक 2 का था, तो उसको जो है ना नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, साथ के जी साथ। तो हैवी नहीं पड़ेगा, और ये नोट्स आगे भी रखना बना के खुद से, आपको वाइवा में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जी सर। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।